जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के तेवर और तेज हो गए हैं। वो लगातार पाकिस्तान और देश के गद्दारों को बुरी तरह सुना रहे हैं। यही कारण है कि उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया, लेकिन इस पूरे मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी विपक्ष की पोल खोल कर रख दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर हमला करते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर कहा कि ये झूठ है, उन्हें मेरे साथ बैठने दीजिए और मैं आंकड़े पेश करूंगा। बीजेपी मेरी वजह से नहीं बल्कि विपक्ष की विफलता की वजह से सत्ता में है। ओवैसी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो भी आरोप लगा रहे हैं उन जोकरों को सामने लाओ और बैठाओ, मैं उनके साथ आंकड़ों पर ही बात करूंगा। उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो केवल और केवल विपक्ष की वजह से आ रही है। बीजेपी मेरी वजह से सत्ता में नहीं आ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष नाकाम है। उनके सत्ता में आने की वजह एक ये भी है कि उन्होंने हिंदू वोट अपने कब्जे में कर लिए हैं। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज इनके अलावा कुछ सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं लड़ता हूं और बीजेपी 240 सीटों पर आती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई आवाज बने। इसमें अकेले कोई एक पार्टी नहीं है, ये सभी पार्टियों का ही है। ओवैसी ने कहा कि यादव लीडर होगा और मुसलमान भिखारी होगा, अपर कास्ट लीडर और मुसलमान भिखारी होगा। जब जब देश की बात होगी हम साथ खड़े रहेंगे और जब देश के अंदर की बात होगी तो हमें सवाल उठाने ही पड़ेंगे। देश की संसद में अल्पसंख्यक केवल 4% ही हैं। तो पाकिस्तान जिस तरीके से खासकर वहाँ पे जो नेता है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कई बातें जो है झूठ भी बता रहे हैं, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए से हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना। तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे क्या? एक दूसरे को मार रहे बराबर। न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? ये काम तो सरकार को बुलाना है, और अगर पार्लियामेंट का सेशन बुलाती है बहुत अच्छा है। देखिए, पार्लियामेंट के रूल्स में ये प्रोविजन भी है कि आप इन कैमरा भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड नोइंग, उसका भी प्रोविजन है। तो अगर बुलाती है तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर अब तो जुलाई में तो मानसून सेशन होगा ना। पहलगाम के बाद पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको टारगेट कर रहा है सर, किस तरह से खड़ा रवैया? बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। दूसरे लीडर्स जिनको ये डेलीगेशन में शामिल किया गया जैसे शशि थरूर है, एकनाथ शिंदे है, सुप्रिया सुले, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हैं, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ।
तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम उनको बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम यूके से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने एमपी जाएंगे और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अफगान के साथ जो भी जिस तरीके, हाँ, अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू से बोल रहा था आप ना तनकीद करें मेरे पे। आपको याद होगा तालिबान से बात करो, मैं बोला था आप लोगों को, पार्लियामेंट में बोला था मैं तो, आप ना पूरा टीवी 6 बजे 9 बजे बैठ के खूब मेरे को दूल्हा बनाए आप लोग। अब समझ में आप लोगों को अब इन्हें जरूरी है, तालिबान हमारे से दोस्त है। आज वहां जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। वो पोर्ट बनना जरूरी है। अब बहुत जरूरी हमारे लिए कि हम वहां पे पोर्ट बनाए। और तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से। और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो लोग। और मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है तो बकवास बात करे ना, क्या गंदगी की बात करें, कैसा बात करते ऐसा वो, ये कोई बात करने का तरीका है क्या वो आदमी का? वो मंत्री रह के उनको मिनिमम आप उनके एक्शन लीजिए उनके ऊपर आप। जब हम इतना फख्र के साथ अपने स्पोक्स पर्सन को पूरी दुनिया के सामने बिठाते, इन्हें उठा के उसको एक रिलीजन से जोड़ के और फिर उनके रिलीजन को मिला दिया टेररिस्ट के बोल के, ऐसा ये कोई बात है? ये तो हाईली कंडेमनेबल चीज है ये तो। और ऐसे वक्त पे, और मैं तो सुना कि इससे पहले तो उन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर की वाइफ को ही कुछ बोले सो है। अरे बकवास करेंगे क्या ये शख्स? बैठ के बोलो आप, अभी भी ये कोई ये इस तरह की बात करते हैं कोई महिला के बारे में आप? इससे मालूम होता है कि उनका माइंडसेट कितना गंदा है। टर्की से जो अभी ट्रेड के रिश्ते हैं उसको आपको लगता है कि? देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है।